मेरे मामा जी ने मुझे चैलेंज किया था कि दम है तो जेई करके बता। तो मैं उस वक्त तो हंस दिया था कि आईआईटी कौन सी बड़ी चीज़ होगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आईआईटी जेई क्या है। मैं चाहता था कि मैं इनको गलत प्रूव करूं और मैं आगे बढ़ूं। मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था इस रिज़ल्ट के साथ कि अरे 2% से ही तो 100% छूटा है, जेई क्या बात है, ये तो निकाल ही लेंगे। बैकलॉग पे बैकलॉग पढ़ रहे थे चैप्टर के, और इस बात से भी मैं काफ़ी डरा हुआ था, रिज़ल्ट आएगा, और रिफ्रेश बटन दबा ही जा रहे थे, अरे आ गया क्या। और जैसे ही रिज़ल्ट आया, तो हेलो सभी को, नमस्कार। मैं रुशल हूँ, आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल का 3rd ईयर स्टूडेंट, जस्ट अपना 2nd ईयर कंप्लीट किया है। और इस टॉक में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरे आईआईटी बॉम्बे तक का सफ़र। मैंने जेई मेंस के लिए क्या किया, जेई एडवांस के लिए क्या किया, मेरी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, क्या डिस्ट्रैक्शन फेस किए और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जो काफ़ी यूनिक थे। और जो बात मैंने किसी को बताई नहीं कि असली रीज़न मैंने जेई की प्रिपरेशन चालू ही क्यों की। तो मेरे मामा जी ने मुझे चैलेंज किया था कि दम है तो जेई करके बता। सबसे पहले मेरी स्कूलिंग चालू हुई मुंबई में, और फिर पापा के ट्रांसफ़र के साथ हम नागपुर आ गए। फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इसको एक ओवरऑल एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एक अच्छा और बेहतर एजुकेशन देना चाहिए। तो हमने हैदराबाद शिफ्ट किया और फाइनली हम बैंगलोर शिफ्ट किए। बैंगलोर में मैं एक हॉस्टल में था जिसमें मैंने अपने ज़िंदगी के 5 साल बिताए हैं, जो मेरे ज़िंदगी के शायद बेस्ट 5 साल थे। और उस स्कूल में, सरला बिरला एकेडमी में, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है। और जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने सीखी है, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन और एनालिसिस। और ये 2 चीज़ें मेरी जेई जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रही थी। तो स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मिड टेंथ में मैं कंफ्यूज था कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। पेरेंट्स पूछ रहे थे कि आगे क्या करेगा बेटा, कुछ सोचा है। मेरे सारे दोस्त कुछ कॉमर्स ले रहे थे, कुछ अब्रॉड जाने का प्लान बना रहे थे, और ओवरऑल सबको पता था कि आगे करना क्या है। मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज था कि क्या करना है। तो विंटर का समय था, दिसंबर, और तब मुझे एक बात याद आई कि जब मैं 8th ग्रेड में था और समर की छुट्टियाँ चल रही थी और मैं नानी के घर पे था। नानी के घर में एक छोटा सा किचन है और उस किचन में एक डाइनिंग टेबल है, और मेरे अंकल, मम्मी के भाई विवेक, वो टेबल के उस ओर बैठे थे और मैं इस ओर बैठा था, और हम बातचीत कर रहे थे। और उन्होंने तब वही सवाल पूछा था कि बेटा तुमने सोचा है आगे क्या करना है। तो मैंने सोचा कि अभी भी इतना क्लियर तो नहीं हूँ कि करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुझे आईआईटी पता है, आईआईटी क्या होता है। मैंने कहा नहीं पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे में दम है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, दम तो है। तो उन्होंने कहा कि चल तू आईआईटी ट्राई करना। तो मैं उस वक्त तो हंस दिया था कि आईआईटी कौन सी बड़ी चीज़ होगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आईआईटी जेई क्या है। 10th तक तो मैं काफ़ी क्लूलेस ही था कि क्या है आईआईटी। कहीं ना कहीं हम सब कंफ्यूज थे, तो हमने डिसाइड किया कि चलो इतना आइडिया नहीं है तो हमें इंजीनियरिंग के साथ आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो हमने सोचा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, और इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो सोचा कि आईआईटी से ही कर लेते हैं, बेस्ट से ही करना है ना। तो तब हमने कोचिंग के जो टेस्ट फॉर्म्स थे वो भरना चालू किए। मुझे याद है कि हमने श्री चैतन्य इंस्टीट्यूशंस का एक भरा था और एक फिटजी का हमने भरा था। तो दोनों एग्ज़ाम्स दिए, और मुझे श्री चैतन्य की एग्ज़ाम अभी भी याद है कि मैं एग्ज़ाम में गया था। 2 पेपर थे, दोनों 1.5 आवर के थे। और जो टेस्ट में जो सिंबल थे, मैंने तो वो सिंबल कभी देखे भी नहीं थे, और मुझे पढ़ना भी नहीं आता था कि गामा कुछ होता है, बीटा कुछ होता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये होते हैं। तो टेस्ट के बाद तो मुझे लगा कि ये काफ़ी एडवांस चीज़ है, शायद उन बच्चों के लिए जो पहले ही जेई कर रहे होते हैं। मेरा कोई ठीक सा स्कोर आ जाएगा, देखेंगे जब स्कोर आएगा। और उसके बाद 10th की जो बोर्ड की प्रिपरेशन थी वो काफ़ी जोश से चालू थी। 10th का मेरा रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा था। 10th का मेरा रिज़ल्ट 98.2% था आईसीएसई बोर्ड्स में। तो 10th का जो आईसीएसई बोर्ड हमारा चल रहा था, तो बीच में ही कोविड आ गया था हमारे बैच के। तो आखिरी के जो 2-3 पेपर थे वो छूट गए थे हम सब के, और नेशनल लॉकडाउन की वजह से हम सब हमारे घर में थे। और घर से ही मेरी जेई की जो जर्नी थी वो चालू हो गई। हमने डिसाइड किया कि श्री चैतन्य इंस्टीट्यूशन में लेते हैं मेरी एडमिशन, और हमने श्री चैतन्य के साथ कंटिन्यू किया।
और 11 चालू होने से पहले ही जो मैंने अपना रिजल्ट बताया वो आ चुका था, जो 98.2% था, और मैं काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था इस रिज़ल्ट के साथ कि अरे 2% से ही तो 100% छूटा है, जेई क्या बात है, ये तो निकाल ही लेंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी। तो श्री चैतन्य का जो कोर्स है वो चालू हुआ, और हमारा पहले एक श्री चैतन्य में जो कोर्स था वो था एक ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स था कि सारे अलग अलग करिकुलम के जो बच्चे थे उनको एक साथ लाने का, उनको एक ही बैकग्राउंड और एक ही नॉलेज सेट के साथ इक्विप करने का पर्पस था। तो जैसे कुछ बच्चे अभी कोटा में पढ़ रहे होंगे या अपने स्टेट में पढ़ रहे होंगे, टीचर्स की थोड़ी सी आदत रहती है कि अपने ही मदर टंग में बात करें। कोटा में शायद हिंदी में करते होंगे, दिल्ली में हिंदी में करते होंगे, अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा में अपनी मदर टंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। तो मैं था हैदराबाद में और मुझे तेलुगु आती नहीं थी, और ब्रिज कोर्स जो था वो काफ़ी हद तक थोड़ा तेलुगु में ही चलता था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, सारे बच्चों को साथ में लाना है, इसलिए अभी तेलुगु होगा, बाद में इंग्लिश में हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा लॉकडाउन है, ख़त्म हो जाएगा, ऑफलाइन आएंगे तो बढ़िया से प्रिपेयर करना चालू करेंगे। और ब्रिज कोर्स चलते गया, और चलते चलते कब 11th आ गया मुझे पता भी नहीं चला कि अब हम ऑलरेडी 11th में है। और तब तक जो आधी इंग्लिश आधी तेलुगु क्लास थी वो तो पूरी ही तेलुगु हो चुकी थी। तो मेरा सबसे जो हम 11th मिड में आ चुके थे, और मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था वो था फिज़िक्स। मैं उसके लिए मेरे टीचर मिस्टर मनी कुमार के तरफ काफ़ी थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो एक टीचर थे जो पूरी क्लास इंग्लिश में पढ़ाते थे। तो मैं उस बात से काफ़ी खुश था कि मुझे समझ में आ रहा है। सर अपनी स्क्रीन शेयर करते थे और अपने टैबलेट में जो लिखते थे और सब इंग्लिश में एक्सप्लेन करते थे, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड था। बट बाकी सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी हद तक मुझे समझ में नहीं आती थी। और धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे 11th आगे बढ़ते गया, मेरे मैथ्स और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स थे काफ़ी लैग करने लग गए। तो केमिस्ट्री के जो इनिशियली 2-3 चैप्टर थे वही समझ में आते थे। मैथ्स का हमने चालू किया था ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन जो फॉर्मूला जो सवाल करने के लिए काम में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट से फॉर्मूला होता है, जो एप्लीकेबल होता है, वहाँ तक तो मैं कभी पहुँच ही नहीं पाया। हमारी एक वीकली सिस्टम रहती थी कि एक हफ्ते में ये चैप्टर पढ़ाया, और उस ही वीकेंड पे सैटरडे पे मेंस की टेस्ट ले ली, मॉक टेस्ट, और संडे पे एडवांस की टेस्ट ले ली, मॉक टेस्ट। तो दोनों में मेरा स्कोर पहले अच्छा था, क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्ट्स टेंस के थे, थोड़े से नए थे, तो वो मैनेज हो जाता था, थोड़ा सा सीख लेता था, तो स्कोर अच्छा खासा आता था। बट जैसे जैसे 11th में हम आगे बढ़े, मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली घटते गया, इस पॉइंट तक कि मेरे स्कोर तो 100 वगैरह आने लग गए, 300 में से 100 आने लग गए। तो काफ़ी डरावनी सी बात थी मेरे लिए कि अरे 100 आ रहे हैं, अभी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़े से गेस वर्क चालू कर दिया कि ठीक है 4 लगा लेते हैं ABCD, उनमें से एक तो सही आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे टेक्निक्स अपनाने लगा मेरे पेपर में, जो काफ़ी गलत थे। बट मैं काफ़ी डरा हुआ था उस टाइम पे कि इतने कम स्कोर के साथ तो जेईई मेंस भी ना निकले शायद मेरा। और बीच में तो ऐसा हो गया था कि मुझे स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था, तो मैंने वर्चुअल ट्रेडिंग थोड़ी थोड़ी चालू कर दी थी, असली पैसे से नहीं लेकिन वर्चुअल मनी से। और एक ऐप पे मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने लगा था, और वो आदत इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपना क्लास सुबह का म्यूट करके बस स्टॉक मार्केट 9:30 से 3:30 देखते रहता था कि चल क्या रहा है मार्केट में। तो काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन हो रखे थे 11th में, और ऐसे ही आधे अधूरे नॉलेज के साथ और आधे अधूरे चीज़ें सीखे मैंने 11th ख़त्म कर ली, और ऑनलाइन ही हमारी 12th भी चालू हो गई। तब तक तो ये क्लियर हो चुका था कि ये लॉकडाउन तो बड़ा काफ़ी लंबा होगा, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और 12th जैसे चालू की तो एक नया मोटिवेशन था, एक नई उम्मीद थी कि हाँ फ्रेश स्टार्ट है, ढंग से करेंगे। तेलुगु थोड़ी बहुत एडजस्ट हो गया था मैं, थोड़ी बहुत तेलुगु से, तो समझ में आ जाएगा। आखिरकार इक्वेशन तो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, तेलुगु में तो नहीं लिखे जाते हैं, समझ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री के और फॉर्मूला जो है वो भी ढंग से सीख लेंगे। तो इस मोटिवेशन के साथ मैंने अपना 12th चालू किया, और ये भी ठान लिया था कि 11th के जो बैकलॉग्स हैं मेरे, जो इतने सारे चैप्टर पेंडिंग है, उन्हें मैं कहीं ना कहीं से तो कवर कर लूँगा। तो मैं ऑनलाइन ब्राउज़ करता था, और एक चैप्टर के मैं 5 से 6 इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर जमा कर लेता था। तो ऐसे मैंने हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के लिए 5 से 6 लेक्चर डाउनलोड कर लिए थे, और सब भर के काफ़ी क्लाउड ड्राइव्स में मेरे पास 900 GB का मटेरियल तो रेडी था, लेकिन वो कभी पढ़ा ही नहीं गया मुझसे। तो
और 11th का करते करते और 12th का करते करते ऐसा होने लगा कि मैं पहले आधे हफ्ते में अपने 11th का करता था और बाकी के हफ्ते 12th का चालू करता था। 12th का चालू करते करते ही हफ्ता ख़त्म हो जाता था। तो 11th का जो छूटा था वो छूटा ही रह गया, जो नया आ रहा था वो भी छूट जा रहा था। तो ये एक विशियस में बैकलॉग साइकिल में चला गया था कि बैकलॉग पे बैकलॉग पढ़ रहे थे चैप्टर के। और इस बात से भी मैं काफ़ी डरा हुआ था। एक अच्छी बात की मैंने खुद के लिए कि मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स तो बना रखे थे ताकि मेरे पास कुछ तो रहे पढ़ने के लिए। समझ में आता नहीं था लेकिन जो भी बोर्ड पे लिखा था वो शांति से अपने नोटबुक में कॉपी तो कर ही लेता था। फिर फाइनली लॉकडाउन ख़त्म होते आया और हमारी कोचिंग ने हमारे क्लासेस ऑफलाइन रिज्यूम कर दिया है। तो ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई थी और ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफ़ी ही डिफरेंस दिखा था मुझे कि जो क्लासेस थोड़ी बहुत तेलुगु में चलती थी, जो ऑनलाइन में चलती थी वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन ऑफलाइन में चीज़ें समझ में आने लग गई। और कभी कभार बाजू के बच्चे से समझ लेता था कि अरे क्या बताया, मुझे बता दो। और शायद आपने भी ऐसे कभी कभार जो अलग शहर में आते हैं और चीज़ें पता नहीं रहती है, आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था। थोड़े चैप्टर्स फिर भी बाकी थे और फिर भी मैं अपनी फ़र्स्ट मेंस तो दे दिया और फर्स्ट मेंस का परसेंटाइल भी अच्छा था। लेकिन जो बैच की रिक्वायरमेंट थी या बैच की एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो कम था। बैच की एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि सबको 99 परसेंटाइल ही आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बिलीव था कि जो फर्स्ट मेंस है वही आपका आखिरी मेंस चल के पकड़ो, क्योंकि आगे आ रही है एडवांस। और एडवांस थी अगस्त में, अभी ऑलरेडी जून चल रहा है बच्चा, जुलाई, और फिर अगस्त में तो एडवांस ही है। तो अब आ गई जेई एडवांस की बात, जिसके लिए इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। और हमारी जेई एडवांस की प्रिपरेशन तो कोचिंग ने जेई मेंस फर्स्ट के बाद ही चालू कर दी थी, लेकिन मैं पेपर देता नहीं था, इसलिए मेरी तो जेई मेंस 2 के बाद ही असली जेई एडवांस की प्रिपरेशन चालू हो गई। और सारे बच्चों को एक एक टारगेट दिया जाता था कि बेटा तुम इसके लिए मेहनत करो और तुम इसके लिए मेहनत करो। और मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, और मुझे कहा गया कि बेटा तू 5,000 रैंक ला ले, बड़ी बात है, अच्छी बात है। कोचिंग कहीं ना कहीं चाहती थी कि इस बच्चे को प्रेशराइज ना किया जाए, अच्छे इंटेंट के साथ कह रही थी कि बेटा ज़्यादा प्रेशर मत ले और ढंग से कर, 5,000 लेके आ जाएगा, काफ़ी बढ़िया बात हो जाएगी, आईआईटीज़ तो मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मैं मान नहीं रहा था। शायद वो सही थे, लेकिन मैं नहीं मानना चाहता था कि मैं सिर्फ 5,000 ला सकता हूँ। मैं और चाहता था, मैं चाहता था कि मैं इनको गलत प्रूव करूं और मैं आगे बढ़ूं और इस रैंक से कई आगे बढ़ूं। मेरी जो फिज़िक्स और मैथ्स के और केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं उनसे मैंने कहा था कि देखिए मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ अभी भी, और उन्होंने भी ठीक है कहा कि ठीक है तू अपने मर्ज़ी से कर, तुझे पता है तेरे वीक पॉइंट्स कहाँ है, तेरा एनालिसिस स्ट्रांग है, तू अपने मर्ज़ी से कर और हमें बस बताते जा। तो मेरे फिज़िक्स के जो सर थे, कृष्णा सर, उन्होंने भी काफ़ी एंकरेज किया था कि ठीक है अभी टाइम कम है तो तू ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर कर। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद थी मेरे कोचिंग की, कि वो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन करने पे इतना एम्फोसिस देते नहीं थे। उनकी एक काफ़ी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलॉसफी थी कि तू एकदम ही हार्ड 4 मार्क वाला क्वेश्चन कर या एकदम ही इजी वाला 4 मार्क का क्वेश्चन कर, मार्क्स तो सेम ही आने वाले हैं, तो पहले इजी वाले निपटा ले। तो वही मेरी आखिरी की स्ट्रैटेजी रही कि जो इजी वाले चैप्टर थे और जो हायर वेटेज वाले चैप्टर थे उनको मैंने काफ़ी ढंग से किया। और फिर आ गया हमारा आखिरी जेई एडवांस का दिन, जिसके लिए इतनी प्रिपरेशन की थी, काफ़ी मेहनत की थी। और मेरा सेंटर काफ़ी दूर था मेरे घर से, और रात को कहीं ना कहीं थोड़े टेंशन की वजह से उतनी नींद नहीं लगी रात को, तो आधी नींद में ही था मैं, पूरी रात पूरी नींद तो लगी नहीं। और सुबह लेकिन थकान सी तो नहीं थी, वो खुशकिस्मत की बात थी कि बिल्कुल थकान नहीं थी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंथुजियाज़म था हर बार की तरह। और मैं सेंटर में गया और अपना पहला पेपर दिया। तो जो पहला पेपर था मुझे काफ़ी टफ लगा। और एक जो बात हो गई थी कि जो फॉन्ट साइज़ थी कंप्यूटर पे वो काफ़ी बड़ी आ गई थी। तो मैं तो आप सबको कहूँगा कि आपके जो भी जेई मेंस जेई एडवांस देने वाले हो उसके पहले एक कंप्यूटर पे टेस्ट ज़रूर दे देना, ताकि आदत लग जाए। और जेई एडवांस के लिए मैंने जितने भी छोटी छोटी प्रिपरेशन हो सकती थी वो कर ली थी, कि जैसे शायद कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी ग्लेयरिंग होगी तो मैंने एंटी ग्लेयर कंप्यूटर ग्लासेस खरीद लिए थे। और ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मैंने काफ़ी मैनेज करने की कोशिश की थी।
और फिर फर्स्ट पेपर दिया। फर्स्ट पेपर का फॉन्ट साइज़ मैंने कहा जैसे बड़ा था, तो आपको लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करना पड़ता था एक लाइन पढ़ने के लिए, और अगली लाइन पढ़ने के लिए टॉप टू बॉटम भी स्क्रॉल करना पड़ता था, एक साथ पूरा सवाल नहीं दिखता था। तो वो थोड़ा सा इशू हो गया था। तो वो उसके वजह से सबके सवाल जो थे काफ़ी कम बने। जितनी प्रैक्टिस में हम करते थे, प्रैक्टिस पेपर कोचिंग पेपर में, कि इतने सवाल बन गए अरे अच्छा जाएगा, या थोड़े से कम बन गए अरे बुरा जाएगा, तो सबके ही कम बने इस इशू के वजह से। और फर्स्ट पेपर के बाद थोड़ा सा हिला हुआ था, लेकिन एक बात मन में पक्के से बिठा रखी थी, जो हमारे टीचर मिस्टर गिरी बाबू कहते थे कि फर्स्ट पेपर कुछ बच्चों का काफ़ी अच्छा जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, कुछ बच्चों का काफ़ी ख़राब जाता है तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों पेपर 2 के लिए अच्छा नहीं है। पेपर 1 को भूल जाओ, जो पेपर 2 अच्छे से कर लिया जेई उसका। तो यही बात दिमाग में रख के लंच टाइम जो मिलता है उसमें अपना कूल बनाए रखे, मैं अपने पेपर 2 को अपीयर किया। पेपर 2 में सारे ही सवाल में नेगेटिव मार्किंग थी, हर एक सवाल में या तो -1 या तो -2 था। तो ऐसा भी नहीं कि कुछ गेस करके आप आगे बढ़ पाओ, तो काफ़ी ढंग से ध्यान से अटेम्प्ट करना था, नहीं पता था तो तुरंत छोड़ देना था। और जो जेई एडवांस अभी हो चुका था कि सारे बच्चों को काफ़ी चीज़ें आती तो थी, अभी वो पूरी ही मेंटल एंड्योरेंस की टेस्ट बन चुकी थी। तो मैंने अपना पेपर दिया और पेपर से मैं बाहर निकला, और फिर जितना भी कूल था वो सडनली कहीं तो गायब हो गया, और मैं काफ़ी हिल गया था कि अरे दोनों पेपर काफ़ी बुरे चले गए। 2 साल अभी ख़त्म हो गए और मेरी जेई एडवांस की भी जो टेस्ट है वो ख़त्म हो गई। अभी परफॉर्मेंस भी मुझे लग नहीं रहा कि इतना अच्छा है, और दोनों पेपर में काफ़ी कम सवाल बनाए हैं। तो उस चीज़ से मैं काफ़ी टेंस था कि ये क्या कर दिया, और 2 साल क्या मैंने बर्बाद कर दिया। और उसी डिलेमा में मैं अपने घर तक गया, और उस दिन तो मैं किसी से बात नहीं की, अपने दोस्त को कॉल नहीं लगाया कि कैसा गया पेपर, बताओ ये सवाल कैसे किया। मैंने कुछ नहीं किया, और मैं शांति से अपने रूम में बैठा हुआ था। मम्मी ने फिर कहा कि इतना टेंशन मत ले, एक काम कर, कल वापस कोचिंग में जा, जो बच्चे हॉस्टल में हैं उनसे बात कर। तो मैं अब मेरे कोचिंग में गया और जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे उनसे बात किया। तो उनकी भी जो सिचुएशन थी सबकी सेम थी, सारे बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहे थे। तो कहीं अंदर में सांस आ गई, और फिर सोचा कि ठीक है उतना भी बुरा नहीं गया है, देखते हैं। और जिस दिन का इंतज़ार रहता ही है, जेई एडवांस के बाद आ गया रिज़ल्ट डे, और हम सब हमारे लैपटॉप स्क्रीन को ऐसे घूरते हुए बैठे थे कि रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, और रिफ्रेश बटन दबा ही जा रहे थे, अरे आ गया क्या, आ गया क्या। और जैसे ही रिज़ल्ट आया, हम सब ने हमारे लिए तालियां बजाई कि जो एम था आईआईटी बॉम्बे वो अचीव हो गया। तो आपने मेरी पूरी जेई की जर्नी तो सुन ली है, और इस जर्नी से आप ये कुछ चीज़ें लेके जा सकते हैं कि जब मेरे बैकलॉग्स पड़े थे तो मैंने काफ़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ कर दी थी कि पीछे का भी करो, आगे का भी करो, साथ में करो। तो ये चीज़ मैंने सीखी है कि जब बैकलॉग आते हैं ना, तो उन्हें रिवीजन के लिए छोड़ दो। जो आगे आ रहा है, जो आगे चीज़ें सीखी जा रही है, उन्हें ढंग से सीख लो, ताकि वो भी बैकलॉग ना बन जाए। और नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस से कोई इम्यून तो होता नहीं है, सबको होते हैं, और मुझे भी जैसे आपने सुना काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस थे। और डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही तरीका है, आप डिस्ट्रैक्शंस को मेरे एक्सपीरियंस में तो फाइट कर नहीं सकते हो। आप नहीं कह सकते कि मैं अपने बाजू में फ़ोन रखूँगा और उसको कभी देखूँगा ही नहीं। जो बेस्ट तरीका होता है कि डिस्ट्रैक्शन को ही अपने से दूर रखो। अगर फ़ोन बाजू में है तो उसको मम्मी पापा के पास दे दो, या घर पे कहीं छुपा के रख दो। मैं तो ये करता था कि अगर यूट्यूब चलाने लग गया था फ़ोन में, और मैं नोटिस करता था कि अरे 2-3 दिन यूट्यूब में काफ़ी टाइम जा रहा है, तो मैं फ़ोन से यूट्यूब ही डिलीट कर देता था। जो भी मैं देखता था कि यहाँ पे टाइम काफ़ी जा रहा है, वो डिलीट कर देता था। और अगर फ़ोन में भी काफ़ी टाइम जा रहा है तो फ़ोन को एक हफ़्ता लॉक करके स्विच ऑफ करके रख देता था। कॉल किसी का आए ना आए उतनी परवाह नहीं रखता था, क्योंकि जेई इस सब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो डिस्ट्रैक्शंस का तो यही फॉर्मूला जो मुझे लगता है कि जितना दूर रख सकते हो उसको दूर रखो, ना कि उससे लड़ने की कोशिश करो, उसको दूर रखने की कोशिश करो। तो और एक बात जो काफ़ी बच्चों को सताती है, काफ़ी पेरेंट्स को सताती है, कि किस क्लास से हम चालू करें जेई, 5वीं से करें, चौथी से करें, छठी से करें, कि बाद में करें फिर भी हो जाएगा।
तो सच बात ये है कि आप जब से चाहो, मैंने 11th से चालू की थी और मुझे 10th तक IIT क्या था वही नहीं पता था। तो आप जहाँ से भी चालू करो और ढंग से चालू करो तो आपकी जेई निकल जाएगी। और चलते चलते जोश जेई के बारे में, जोश जेई मेरे हिसाब से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जेई में भी, क्योंकि काफ़ी टीचर्स आते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं जिनके सबके यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं और काफ़ी सारे बच्चों से जुड़ते भी हैं। और ये सारी चीज़ें जो हमने गलतियाँ की है, जो जेई ऑलरेडी जेई एस्पिरेंट्स गलतियाँ कर चुके हैं, वो आगे वाले जेई एस्पिरेंट्स ना करें। जोश इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है बच्चों की। टीचर्स आते हैं और वो अपने पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं सब्जेक्ट के बारे में या प्रिपरेशन के बारे में, जो कहीं जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या अलग अलग सेंटर्स में होते हैं, देश में कई होते हैं और ये टीचर्स का उनका एक्सेस नहीं होता है, इन एक्सपीरियंसेस का एक्सेस नहीं होता है, वो जोश जेई इन बच्चों को देता है। तो मैं जोश जेई को काफ़ी थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म पे आने की और मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने की। तो थैंक यू जोश जेई फॉर हैविंग मी हियर। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है जेईई एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट IITs और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना और इंजीनियर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत जेईई एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। और ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट्स हैं कि कौन से कोर्सेज में एडमिशंस लेने में मेरी जेईई की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप जेईई के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब खुद आपको कांटेक्ट करेंगी और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाएं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।